Good afternoon and welcome all of you once again. Today we are going to start with the next matrix, that is GE9 cell matrix. In the previous lecture we have covered the BCG matrix. Now GE9 cell is basically the extension matrix of BCG. Fine, whether we can say the improved matrix of BCG. So this matrix came into existence in basically in 1970s. If we talk about the history of this matrix, look, देखो बहुत सारी जो MNCs हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं. फाइन, इतने जब वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं और इवन बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स में जब वो बिजनेस कर रही हैं तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता था कि डिटरमाइन करना कि वो कौन सी प्रोडक्ट में कौन सी बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करें, कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ से पैसा निकालें, कहाँ उनको ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं. तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था बिकॉज कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड या कुछ भी एक सिस्टमेटिक वे नहीं था उस टाइम पे उनको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए. तो ऐसा ही सेम सिचुएशन जनरल इलेक्ट्रिक ने भी फेस किया इन 1970. तो उनको उनका जो पोर्टफोलियो था वो बहुत कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो था और बहुत अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में वो डील करते थे. अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स मीन्स जैसे सपोज इफ से कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हूँ, मैं FMCG में भी हूँ. मतलब मैंने बोला कि मेरी कंपनी AC भी बना रही है, मेरी कोई कंपनी स्टोर्ड भी बना रही है, मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर्स भी बना रही है, तो उसको बोलते हैं अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स. फाइन, तो GE जो कंपनी थी वो उस टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो था उनका, बहुत सारे अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स से बनाती थी और वो अपनी इन्वेस्टमेंट से इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी जो उसको मिल रही थी उसके प्रोडक्ट से. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैककिन्सी कंपनी के साथ कंसल्ट किया और दोनों ने मिलके GE एंड मैककिन्सी ने मिलके एक मैट्रिक्स डेवलप की दैट इज़ बेसिकली नोन एज GE मैट्रिक्स. फाइन, उन्होंने जो ये मैट्रिक्स बनाई वो मैट्रिक्स हमें बताती थी या कंपनीज को बताती थी कि कहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उनको हार्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उनको वेट करना चाहिए या उनको कहाँ पैसा डाइवेस्ट कर देना चाहिए, पैसा बाहर निकाल देना चाहिए. तो ये मैट्रिक्स बहुत हेल्पफुल मैट्रिक्स थी कंपनीज़ के लिए, बेसिकली उन कंपनीज़ के लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है या बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स में डील करती है. बिजनेस यूनिट क्या होता है, जैसे सपोज़ मैंने बोला कि मेरी कंपनी इंडिया की है बट मैं अमेरिका में भी बिज़नेस कर रही हूँ, मैं जापान में भी बिज़नेस कर रही हूँ, मैं चाइना में भी बिज़नेस कर रही हूँ. तो दीज आर माई बिजनेस यूनिट्स. तो जो बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स में डील करती थी और जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती थी उनको गाइड करने के लिए मैट्रिक्स को डेवलप किया गया था. तो क्या है ये, इसको बेसिकली GE मैककिन्से 9 बॉक्स मैट्रिक्स भी बोला जाता था बिकॉज उन्होंने मिलकर इसको बनाया था. तो क्या है, ये एक टूल है जो कंपनीज को हेल्प करता है, उनको बताता है कि कहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से उनको आगे बिजनेस में ग्रोथ करना चाहिए. इसका जो स्ट्रक्चर था देखो वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था. इसमें 9 सेल्स है ओबियसली जो इसके नाम में ही है. 9 सेल्स थे और एक्सिस पे ये अपने बिजनेस यूनिट को देखता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट को, और वाई एक्सिस पे ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को देखता है. तो ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं, फिर इस मैट्रिक्स को हम आगे समझेंगे. देखो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज़ बेसिकली, इंडस्ट्री क्या होती है, एक जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, रिलेटेड टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, वो इंडस्ट्री होती है. जैसे मैं बोलूँ कि ये फार्मा इंडस्ट्री है जो मेडिसिन बना रही है, या फिर कोई प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री है ना, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, FMCG इंडस्ट्री है जो फास्ट मूविंग, जो हमारे डे टू डे यूज़ वाले प्रोडक्ट्स को बना रही है. तो जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाती है वो एक इंडस्ट्री होती है. नाउ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज़ कितना इजी है या कितना टफ है एक कंपनी के लिए उस मार्केट में एंटर होना, वहाँ पे एंटर होके प्रॉफिट अर्न करना. तो वो होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कि ये इंडस्ट्री कितनी हमारे लिए अट्रैक्टिव है, इसमें हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. जितनी ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगी उतनी वो अट्रैक्टिव होगी ना. जहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, मैं वहाँ एंटर होना के लिए एफर्ट्स करूँगी. तो किन किन बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है. देखो, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट क्या है, लॉन्ग रन में ही हमारा बिजनेस चलेगा ना. तो हम उस इंडस्ट्री का लॉन्ग रन ग्रोथ रेट क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हम पेन बना रहे हैं,
है ना। तो अभी तो पेन की नीड है, फ्यूचर में भी पेन की नीड होगी या नहीं होगी, या पेन को कोई और चीज़ रिप्लेस कर देगी। जैसे सपोज मैं बोलूँ चौक है, अभी तो चौक की नीड है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में चौक बिल्कुल बंद हो जाए और सिर्फ मार्कर्स का यूज़ होने लगे। तो दिस इज लॉन्ग रन ग्रोथ रेट कैसा है उस इंडस्ट्री का साइज़ कैसा है, कितनी कंपनीज उस इंडस्ट्रीज़ में हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे हमें मिल सकते हैं, कितनी इंडस्ट्री वो प्रॉफिटेबल है, वहाँ हमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा मिल सकता है। तो हम ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। अगर ये सारे फैक्टर्स हमें फेवरेबल लग रहे हैं तो इसका मतलब वो इंडस्ट्री हमारे लिए अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, हम वहाँ पे एंटर होना चाहेंगे। फाइन, नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट क्या है कि मेरे लिए वो बिज़नेस यूनिट कितनी पॉजिटिव है, मुझे वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है। सपोज़ मैं बोलूँ कि मैं कंपटीटर्स को लेके कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। सपोज़ मैंने बोला कि तीन कंपनीज है जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, एक इंडस्ट्री में तीन कंपनीज है, फाइन, एक मेरी है, एक तुम्हारी है, एक किसी और पर्सन की है। तो मैं तुमसे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे वो भी डिटरमाइन करना है। मैं अपने राइवल्स से, अपने कंपटीटर से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं बोलूँ कि मेरी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ना वो सबसे बेस्ट है, वो तुम में से दोनों में से किसी के पास भी नहीं है। या मैंने बोला मेरी जो टेक्नोलॉजी है ना वो सबसे बेस्ट है, फाइन, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल कस्टमर्स होंगे। तो मतलब दिस इज़ कि हमारा जो पॉजिटिविटी क्या है, हमारे पास फेवर चीज़ें क्या हैं उस बिज़नेस यूनिट में। फाइन, तो एक बीइंग अ मैनेजर हमें डिटरमाइन करना है कि हमें हमारा बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ कैसा है, हमारी पॉजिटिव चीज़ें कितनी है। उसके लिए हम क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। टोटल मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ राइवल्स कम। जैसे सपोज अगर मैंने जैसे पेन का एग्जांपल लिया था, अगर एक दिन में 10 पेन सेल हो रहे हैं तो मेरा मार्केट शेयर क्या है, मेरी कंपनी के कितने पेन शेयर हो रहे हैं। अगर मेरी कंपनी के बहुत सारे पेन शेयर हो रहे हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर मी। वो मेरा मार्केट शेयर वहाँ पे क्या है उसको देखना। कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैसी है, हमारा ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी है। एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, अब एप्पल है, एप्पल की तो इटसेल्फ ही ब्रांड की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो कॉम्पिटिटर्स को साइड में कर देता है। तो दिस इज़ ब्रांड स्ट्रेंथ, कि हमारे ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे कस्टमर्स कैसे हैं। तो ये भी चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है। जहाँ हमें हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस समझ में आ गई और स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट समझ में आ गया, वहाँ तो हमारी जी मैट्रिक्स बहुत ईजी होगी। अभी हम इसको देख लेते हैं। देखो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अगर हाई है, अब ध्यान से इसको सिर्फ इस चार्ट को कंसीडर करो। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अगर हाई है और हमारा जो बिज़नेस की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों चीज़ें ही पॉजिटिव हैं तो फिर वहाँ क्या करो, वहाँ तो पॉजिटिविटी और आनी चाहिए ना, वहाँ तो ग्रो कर दो, वहाँ तो पैसा लगा दो, इन्वेस्ट कर दो ऐसी बिजनेस यूनिट्स में। तो जहाँ पे इंडस्ट्री भी आपके फेवर में, आपकी स्ट्रेंथ्स भी आपके फेवर में है, तो वहाँ क्या करोगे, बढ़ोगे ही ना आगे। तो वहाँ पे क्या करो, इन्वेस्ट कर दो, पैसा लगा दो। फाइन, इंडस्ट्री आपकी बहुत हाई है लेकिन आपकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, वो मीडियम है, तो फिर भी क्या है, फिर भी हम एवरेज है ना, मतलब अच्छा ही है हमारे पास वहाँ पे भी। तो उस टाइम पे भी हम वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, पैसा लगा देंगे, वहाँ पे भी चांसेस है हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इंडस्ट्री तो बहुत हाई है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, तो फिर क्या करो, वेट करो। अभी या तो उसमें से पैसा बाहर निकाल दो, ना ही पैसा लगाओ, वेट करो। वेट किस चीज़ का करो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। जहाँ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी वहाँ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, पॉजिटिविटी को लाओ, फिर उसको आप ग्रो करो, फिर उसमें आगे बढ़ो। तो वहाँ पे हम एक बार को होल्ड कर देते हैं जहाँ पे हमारी जो वीक बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक है, ताकि हम उसको बढ़ा सकें। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस मीडियम की, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस अगर हमारी मीडियम है तो फिर हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको देखो, स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम ग्रो कर सकते हैं। फाइन, फिर अगर हमारी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो मीडियम है, तो दोनों मीडियम हो गए, तो एक बार को होल्ड करो, वहाँ पे वेट करो और फिर उसके बाद आगे डिसीजन लो, ग्रो करोगे या हार्वेस्ट कर दोगे। अगर आपकी बिजनेस यूनिट वीक है, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है, तो वहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, पैसा वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। अब आ जाओ लो पे, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लो है और जो बिज़नेस की जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी तो बिजनेस यूनिट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसलिए हम वहाँ पे अभी होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। हमें वहाँ से बाहर नहीं निकलना, बट हाँ हम वेट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े टाइम बाद हमें बाहर निकलना पड़ जाए, बट स्टिल वी कैन वेट। फाइन, अगर हमारी बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस भी लो है, तो एवरेज है और लो है तो हम वहाँ से पैसा बाहर निकाल देंगे। और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस अगर हमारी लो है और बिजनेस की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी लो है, वो भी वीक है,
तो उस केस में भी क्या कर दोगे, हार्वेस्ट कर दोगे, वहाँ से पैसा निकाल दोगे। देखो इसको क्लियर करने के लिए देखो जो स्टार्टिंग के जो अपर 3 पार्ट्स हैं वो ग्रो हैं, अपर जो लोअर पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, हार्वेस्ट, वहाँ से पैसा निकाल दो। और जो आपको मिडल टर्म्स मिलेंगे वो कैसा है, इधर इसको आपको होल्ड करना है। तो ग्रीन एरिया इज जहाँ हम पैसा लगा सकते हैं, रेड एरिया इज जो हमारे लिए डेंजर है, वहाँ से पैसा निकाल दो। और ग्रीन इज वेट करो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में होता है ना, ग्रीन इज गो अहेड, येलो मीन्स वी हैव टू वेट, है ना, वेट करना है हमें। और रेड मीन्स वी हैव टू स्टॉप, वहाँ हमें अब रुक जाना है, वहाँ पे हमें आगे पैसा नहीं लगाना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट G9 सेल मैट्रिक्स। होप आपको क्लियर होगी रहेगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।